हेलो एस्पिरेंट्स। तो मैंने कल आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट की नरमपंथ मतलब मॉडरेट शाखा बता दी थी कि कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराएं थी, एक गरमपंथ और एक नरमपंथ। तो कल हमने बात की थी नरमपंथ के बारे में, ठीक है, मॉडरेट के बारे में। मॉडरेट की जो मेन उन्होंने मीटिंग्स रखी थी, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, ठीक है, ये सब हमने याद की थी। और भी जैसे 1911 में राष्ट्रगान गाया गया था और ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। 1896 में गाया गया था वंदे मातरम, ठीक है, ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। तो आज हम गरमपंथ के बारे में पढ़ेंगे। अगर कल की क्लास आपको देखनी है तो मैं उस क्लास का लिंक इस क्लास में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज उस पर जरूर जाएं, ठीक है। और प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो कांग्रेस के अंदर दो विचारधारा थी, मैंने बता दिया था आपको कल भी कि एक थी गरमपंथ और एक नरमपंथ। तो गरमपंथ का क्या मोटिव था, क्या मांग थी, क्या डिमांड थी उनकी? गरमपंथ वालों की डिमांड थी स्वराज। उनको उन्होंने डिमांड की थी स्वराज, पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग, कानून निर्माण में भागीदारी चाहिए थी। और उनकी क्या थी, नरमपंथ वालों की क्या डिमांड थी? पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि प्रशासन में, नौकरियों में उनको भागीदारी चाहिए थी ज्यादा से ज्यादा। तो इन्होंने क्या किया, इनको समझ में आ रहा था कि ये सरकार, ब्रिटिश सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, नहीं मान रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ प्रेशर की नीति अपनाई, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेशर की नीति अपनाई, मतलब कि दबाव की राजनीति अपनाई। उन्होंने अपना मेथड चेंज किया। उन्होंने कैसे क्या किया, बायकॉट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहिष्कार किया, उनकी सामान का धरना प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, उन्होंने जुलूस, मार्चेस निकाले और एसेट्रा एसेट्रा। इनकी जो नीतियां थी उनको क्या बोला, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बोला कि ये आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं। इनकी जो रणनीति थी वो कैसी रणनीति थी, आक्रामक रणनीति थी। और इसी से ही पब्लिक सपोर्ट इनको मिल रहा था, इन्हीं को, इसी से जो ये बाइकआउट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स की सामान का प्रोटेस्ट कर रहे थे, मार्चेस निकाल रहे थे, इससे ही उनको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिलने लग गया था। किसको? कांग्रेस को, ठीक है। तो एक और नोट करके ये बात आप लिख लीजिए कि गरमपंथियों ने नरमपंथियों को निवेदन की राजनीति का आरोप लगाया था। नरमपंथियों पर किसका आरोप लगाया था? निवेदन की राजनीति का आरोप, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, इसका आरोप लगाया था। इसको उन्होंने क्या नाम दिया था? राजनैतिक भिक्षावृत्ति नाम दिया था, पॉलिटिक्स मेंडासेंसी उन्होंने नाम दिया था, ठीक है। तो देखिए, अब इन्हीं की वजह से ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिल रहा था, है ना। तो इससे क्या होगा, नरमपंथी और गरमपंथियों के अंदर डिवाइड मतलब इनके रूल्स में या इनके अंदर मनमुटाव होने लग जाएगा, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही लोगों में जागरूकता पैदा की थी नरमपंथियों ने। तो क्या ये इस चीज को अपना पाएंगे कि अब गरमपंथी ही सब सर्वे सर्वा हो रहे हैं, सब जगह इन्हीं की बात हो रही है? नहीं। सोच कर देखो, अगर पिताजी को आप एकदम से बोलेंगे कि आप साइड में हो जाओ, हम ही करेंगे सब काम, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो उसमें क्या होगा, बंटवारा तो होता ही है। तो अब हम इसके लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके लीडर्स? गरमपंथियों के लीडर्स, जो कांग्रेस में ही थे, अलग नहीं थे, इन्होंने अलग संगठन नहीं बना रखा था, बट इसी में ही थे। बट ये थे लाल बाल और पाल, ये गरमपंथी थे। त्रयी, इन्होंने ट्रायो ऑफ एक्सट्रामिस्ट, एक्सट्रामिस्ट किसको बोलते हैं? गरमपंथी को बोलते हैं। ट्रायो, ये ट्रायो बन रहा था इनका,
तीनों का एक गुट बन रहा था। लाल बाल गोपाल, लाल से कौन? लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और कोई नेता नहीं थे, इनके अलावा भी बहुत सारे नेता थे गर्मपंथियों में, बट एक और इनके अलावा प्रमुख नेता थे, वो कौन थे? अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष था इनके अलावा एक प्रमुख नेता। ठीक है, हम देखो इनके बारे में अब अच्छे से पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक, जब अब इनको अपनी बात कहनी होती है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में भी, तो क्या करना होता है? अपने कुछ न्यूज़पेपर चलाने होते हैं, बुक्स लिखनी होती है। ठीक है, ये सब काम उनको करना होता है। इनका संगठन तो नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन तो ये कांग्रेस में ही थे। ठीक है, तो इनका न्यूज़पेपर कौन कौन से थे? दो थे इनके, एक तो केसरी ये मराठी भाषा में थे। ठीक है, मराठी भाषा में था केसरी न्यूज़पेपर, और एक न्यूज़पेपर था मराठा, ये था इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, मराठा किस में था? इंग्लिश में, और केसरी किस में था? मराठी भाषा में। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में, बट आपको नहीं होना है। मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी भाषा में था। इनकी एक बुक भी थी, एक नहीं दो बुक थी। एक तो गीता रहस्य, कौन कौन सी? गीता रहस्य, और दूसरी कौन सी थी? आर्टिक द होम्स ऑफ वेदास। आर्टिक द होम ऑफ वेदास, मतलब कि ये बोलते थे कि आर्य कहाँ से आए हैं? आर्य आर्कटिक रीजन से आए हैं, ये ऐसा बोलते थे अपनी बुक के जरिए, इन्होंने ऐसा बोला था। एक और चीज इनकी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये इनका एक फेमस मोटो था, एक फेमस डायलॉग था जिसको सब जानते हैं और जो एग्जाम्स में आते हैं। ये कब बोला गया था? इन्होंने कब बोला था? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बोला था इन्होंने। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने ऐसा बोला था। अब एक और नोट कर लीजिए, यहाँ पे कोई भी मैं आपकी कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगी। स्वराज पे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे अटकते हैं। देखो, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, और कांग्रेस के द्वारा स्वराज का प्रस्ताव 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास हुआ था। कांग्रेस के ही द्वारा स्वराज का प्रस्ताव 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास हो गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी कलकत्ता अधिवेशन की? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ स्वराज ऑन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म 1906 कोलकाता कॉन्फ्रेंस। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ स्वराज ये कब थी? 1905 में। जब 1905 में इन्होंने क्या किया था? देखो, 1905 में कांग्रेस के मंच से स्वशासन का प्रस्ताव 1905 के वाराणसी अधिवेशन में पास हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो आप देख रहे हो, यहाँ 1905 और यहाँ 1906 बैक टू बैक इन्होंने पहले स्वशासन और स्वराज का प्रस्ताव पास करवा लिया था। ठीक है, देखो ये यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तब ये क्या बोल रहे थे कि हमें एक क्या करना चाहिए? हमें एक स्वराज का प्रस्ताव पास करना चाहिए और हमें एक क्रांति करनी चाहिए, या आप बोल सकते हो धरना प्रदर्शन करना चाहिए, या हमें बंग भंग का क्या करना चाहिए? बंग भंग आंदोलन का निर्णय लिया था इन्होंने। ठीक है, बट फिर भी
क्या हुआ था, ये बनना चाहते थे यहाँ पर, ये क्या बनना चाहते थे, अध्यक्ष बनना चाहते थे 1906 में। बट क्या हो गया, दादा भाई नौरोजी को 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बना दिया गया। तो इन्होंने क्या किया, स्वराज का प्रस्ताव पास करवा के ये एक तरफ बैठ गए। बट 1907 अगले साल ही इनमें कांग्रेस में डिवाइडेड होने लग गया था। क्यों? क्योंकि इनको तिलक को ये बना नहीं रहे थे अध्यक्ष, इस वजह से यहाँ इनके बीच में मनमुटाव हो गया था और ज्यादा ही लड़ाई हो गई थी। तो ये अलग अलग दो गुटों में बट गए थे। देखो, तिलक को क्या बोला गया है, तिलक को भारत का बेताज बादशाह तथा अभागा राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है, अनफॉर्चुनेट पॉलिटिशियन बोला जाता है। क्यों? भारत का बेताज बादशाह, बेताज मतलब कि बिना ताज के बादशाह था वो, और अभागा राजनीतिज्ञ भी बोला गया है इनको। क्यों? क्योंकि तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बन ही नहीं पाए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, कभी भी नहीं बन पाए थे। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक, अपनी एक बुक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता बोला था। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, 1920 में ये इनके ऊपर, वैलेंटाइन शिरोल के ऊपर केस करने के लिए, मानहानि का दावा मतलब केस करने के लिए ये लंदन चले गए थे। उसी साल इनको अध्यक्ष बनाने की बात कह रहे थे, अध्यक्ष बनाए जाते ये, बट ये अध्यक्षता को भी छोड़कर कहाँ चले गए थे कि वैलेंटाइन शिरोल के ऊपर केस करने ये लंदन चले गए थे। कहाँ चले गए थे? लंदन। ठीक है, लंदन चले गए थे क्योंकि ये क्या बोल रहे थे कि तिलक भारतीय अशांति का जन्मदाता है। इन्होंने ऐसी बात बोली थी, इस वजह से ये वहां चले गए थे। देखो आगे हम सेकंड लीडर पढ़ते हैं, गरमपंथी का, लाला लाजपत राय। इनका भी न्यूज़पेपर है, इनकी भी बुक है। ये आपके लिए पहले ही कोई भी नाम आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये दो बातें आनी चाहिए कि क्या इनका न्यूज़पेपर है कि क्या इनकी बुक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये दोनों चीजें। देखो तिलक की क्या थी, मैं रिपीट करवा रही हूँ, तिलक की क्या थी जरा सोच कर बताए। तिलक की एक तो थी केसरी जो मराठी लैंग्वेज में थी, और क्या थी, एक थी मराठा जो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। ये न्यूज़पेपर थे उनके, ठीक है, न्यूज़पेपर थे। एक इनकी बुक थी गीता रहस्य, और एक बुक थी आर्कटिक दी होम ऑफ वेदाल। ठीक है, आर्यों का घर आर्कटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इनके लाला लाजपत राय के न्यूज़पेपर थे इंडिपेंडेंट इंडिया, और बुक थी इनकी यंग इंडिया। बुक क्या थी इनकी? यंग इंडिया। मैंने कल भी आपको बताया था, नोट करके आज लिख लीजिए कि यंग इंडिया समाचार पत्र था महात्मा गांधी का। ठीक है, यंग इंडिया समाचार पत्र का संबंध महात्मा गांधी से था, बट यंग इंडिया बुक का संबंध किससे है? लाला लाजपत राय से। ठीक है, इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? किसके द्वारा? आम लोगों के द्वारा टाइटल दी गई थी पंजाब केसरी का। और इनकी और मुख्य बातें, लाला लाजपत राय आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे और डीएवी स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ डीएवीओ एंड एक्टिव मेंबर ऑफ आर्य समाज। अच्छा, आप बताइए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? जरा सोचिए, मैं बताती हूँ। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कहाँ? मुंबई में। ठीक है, और ये उसके सक्रिय सदस्य थे आर्य समाज के। विपिन चंद्र पाल के बारे में हम पढ़ते हैं। इन्हें बंगाल में तिलक का सेनापति भी कहा जाता है, कमांडर ऑफ तिलक इन बंगाल। ये तिलक के सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। विपिन चंद्र पाल कहाँ पे जाने जाते हैं? बंगाल में। ठीक है, कहाँ जाने जाते हैं? बंगाल में।
अरविंद घोष की बात करते हैं, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लीडर थे गर्मपंथी के। इनका न्यूज़पेपर क्या था? वंदे मातरम। क्या था? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम इनका एक न्यूज़पेपर था, ये याद रखना। अब नोट करके एक बात लिख लीजिए, लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय ही एकमात्र नेता थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए, मतलब कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो एकमात्र ऐसे ये नेता थे इन तीनों में से जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। लाला लाजपत राय वॉज द ओनली लीडर ऑफ ट्रायो विच अपॉइंटेड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट। कलकत्ता ये विशेष अधिवेशन था 1920 का। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1920 का। देखिए, गर्मपंथी के वजह से पब्लिक सपोर्ट बढ़ रहा था। इससे क्या होगी? गवर्नमेंट परेशान होगी, है ना, परेशान तो होगी कि तो वो क्या करेंगी? नया पाथ अपनाएंगी, नया रास्ता अपनाएंगी। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए वो क्या करेंगी? कोई ना कोई नया रास्ता अपनाएगी। ठीक है, और कांग्रेस वाले भी इस पब्लिक सपोर्ट से मतलब जल रहे थे अंदर ही अंदर, मॉडरेट वाले और ये एक्सट्रीमिस्ट वाले। कौन? एक्सट्रीमिस्ट वाले गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच में अब लड़ाई होगी या इनके बीच में भी मनमुटाव होगा। देखिए अब क्या होगा, कैसे क्या होगा। इनके बीच में भी अब मनमुटाव हो जाएगा और ये दो अलग अलग शाखा बन जाएगी कांग्रेस की। 1905 का बंगाल विभाजन इस चीज में बहुत बड़ी एक लीड रोल करेगा। देखिए, इस टाइम पे 1905 में वायसरॉय कौन था गवर्नर जनरल? 1905 में लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। और ये क्या बोलता है? मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखूं। कांग्रेस ऑन इट्स डेथ बेड, मतलब कांग्रेस अपने डेथ बेड पर है। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इस टाइम पर इन लोगों के बीच में झगड़ा होने लग गया था। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और इसका पतन निश्चित है। ये किसने बोला था? लॉर्ड कर्जन ने बोला था। ठीक है, ये कोटेशन ध्यान रखना अच्छे से कि मैं मरते हुए मतलब मैं कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूँ या देखूं। ठीक है, देखिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, डिक्लेरेशन ऑफ बंगाल पार्टीशन। ठीक है, कब होती है? 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा होती है कि बंगाल का विभाजन होगा। और 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में, क्योंकि बंगाल विभाजन की बात हुई है तो अब ये लोग आराम से तो बैठेंगे नहीं। क्या हुआ? बंग भंग आंदोलन का निर्णय लिया गया। क्या? बंग भंग आंदोलन का निर्णय लिया गया। ठीक है, देखिए आगे। बट फिर भी इनके इस आंदोलन का ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल पार्टीशन वाज इफेक्टिव। ये इफेक्टिव हो गया था, ये असर प्रभाव में आ गया था। बंगाल विभाजन हो गया था 16 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन आए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905। जो ये फिक्स डेट होती है ना, ये मैं इसीलिए लिखती हूँ क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में आई हुई होती है। देखिए आगे देखो, क्यों बांटा वेस्ट और ईस्ट में इसको, बंगाल को? डिवाइड एंड रूल का उन्होंने ये
नीति अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल की। उन्होंने बोला था कि बंगाल बहुत बड़ा है और हमें रूल करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा मेंबर कहाँ से थे? बंगाल से थे। वहां पे हिंदू पॉपुलेशन इधर वेस्ट में ज्यादा थी और मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ थी? ईस्ट में ज्यादा थी। तो वो क्या करना चाहते थे लॉर्ड कर्जन? हिंदू वर्सेस मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करना चाहते थे, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करना चाहते थे, जो कि हुआ भी सच हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सरकार ने बंगाल विभाजन के लिए प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाया था कि हमसे इतना बड़ा बंगाल नहीं संभलता है, हमारे लिए इजी पड़ जाएगा। क्या बोला था उन्होंने? बोला था देखो बंगाल क्या था? पूरा ये बांग्लादेश, बिहार, थोड़ा उड़ीसा, ये सब बंगाल और थोड़ा असम, ये सारा पार्ट बंगाल में आता था। तो उन्होंने बोला कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में चलाने में ना आसानी नहीं हो रही है, आसान बनाने के लिए हमने ऐसे किया। बट वो उनकी ये जो नीति थी ये कांग्रेस समझ गई थी। अगर ऐसा ना होता, ये उन्होंने बहाना बनाया था कि प्रशासनिक सुविधा हो जाएगी, अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो बंगाल को नॉर्थ और साउथ में भी तो डिवाइड कर सकते थे। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड किया, क्योंकि ईस्ट में मुस्लिम ज्यादा थे और वेस्ट में हिंदू ज्यादा थे। इस वजह से सांप्रदायिक विभाजन करने के लिए, लोगों में दंगे फसाद करवाने के लिए, एकता को तोड़ने के लिए। और ये बहाना है, किस लिए कह रही हूं मैं? देखिए, इसका एक ऑथेंटिक प्रूफ है, ये आया है, नोट करके लिखिए। हर्बर्ट रिजले ने बंगाल का राज्य सचिव था, ठीक है, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ बंगाल था हर्बर्ट रिजले। कर्जन को एक पत्र लिखता है वो, जिसमें वो कहता है संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल के रास्ते अलग अलग होंगे। यूनाइटेड बंगाल इज अ पावर, डिवाइडेड बंगाल चूज डिफरेंट पाथ। मतलब कि हिंदू मुस्लिम मिलकर एक शक्ति बना रहे हैं और ये अगर विभाजित हो जाएंगे तो ये अलग अलग रास्ते चुन लेंगे। इन्होंने ऐसा बोला था हर्बर्ट रिजले ने, ठीक है। कर्जन को एक लेटर लिखकर उन्होंने ऐसा बोला था। देखिए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया तो कांग्रेस ने इसका विरोध तो किया। क्या उन्होंने? स्वदेशी जो बंग भंग अगस्त में उन्होंने जो बंग भंग आंदोलन चलाया था, अगस्त में उन्होंने 7 अगस्त 1905 को उन्होंने बंग भंग आंदोलन चलाया था, वो अब स्वदेशी आंदोलन में बदल गया था। और इस दिन रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में क्या मनाई गई थी? राखी दिवस मनाया गया था, ठीक है, राखी डे मनाया गया था। ताकि क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधकर भाईचारा प्रदर्शित कर सकें, ठीक है। और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया था, पूरे बंगाल में। बट अब इसने उसका स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया था। किसने? 1906 में आते बंग भंग आंदोलन ने स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया था। तो गाइस, आज हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? आज हमने अपना ये किया है, कहाँ से? 1885 से 1905, ये पहला चरण हम पूरा कर चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे 1905 से 1920 का सफर, ठीक है। ये एक स्टोरी की तरह इसलिए कराती हूँ ताकि आपको याद रह सके, पूरा एक से एक कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कल क्या करेंगे? 1905 से आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे कि गर्मपंथी और नरमपंथियों में अलग अलग ये डिवाइड हो गई थी। और इससे आगे स्वदेशी आंदोलन भी हम कल करेंगे। अगर आपको ये मेरा समझाया हुआ समझ आता है तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।